नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बात होगी अपने मार्ग से भटक चुकी राजनीति की, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश में चल रहे खेल की और उत्तर प्रदेश में चल रहे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बदल रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई में भारी बारिश, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भरा, लोकल ट्रेनें भी हुई प्रभावित, हजारों लोग फंसे। पुणे में बादल फटा, घरों में पानी भरा। नीतीश कुमार ने आईएएस के सिर पर रखा गमला, लालू की बेटी बोली दिमाग विक्षिपित हो चुका है। ज्योति मेहरोत्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, पाकिस्तान यात्रा का नया वीडियो आया सामने, AK-47 लिए गार्ड के साथ घूमती दिखी। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का परिवार, बहन शाइना बोली पीएम ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज गर्व महसूस कर रही हैं। इजराइल का गाजा के स्कूल पर हमला, 30 की हुई मौत, शरणार्थी कैंप को बनाया गया था निशाना। स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पटना में AIIMS डॉक्टर सहित 2 कोरोना पॉजिटिव, राज्य में पहला मामला आया सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज तुर्की राष्ट्रपति से मिले, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा। लखनऊ में महिला महानिदेशालय को उड़ाने की धमकी, कहा पाक जिंदाबाद। 4 RDS फटेंगे, कर्मचारी ऑफिस से भागे। गुजरात को पीएम मोदी का तोहफा, बोले देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 455 अंक चढ़ने में सफल, निफ्टी 25,000 के पार। हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे आज की खास रिपोर्ट की तरफ। आज की राजनीति एक ऐसा दलदल बन चुकी है जहां देश की सुरक्षा और समृद्धि की बात फुसफुसाहट भरकर रह गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट के इस घातक दौर में भी हमारे दल सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भटकती तलवारें चलाने में लगे हैं। किसी भी देश की एकता और सम्मान के लिए एकजुट होने की ताकत नहीं बची। वोट बैंक की राजनीति ने देशभक्ति की लो बुझा दी है। देशवासियों का दिल ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है, लेकिन राजनयिक दल राष्ट्र के सबसे बड़े सवालों पर भी राजनेताओं के चाटुकार बने बैठे हैं। वो दिन गए जब राजनीतिक समाज को जगाने और राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करने का काम करती थी। आज राजनीतिक दल सत्ता के खेल में इतने डूब गए हैं कि राष्ट्रहित केवल एक खोया हुआ सपना लगने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से सीमा पर बढ़ती आतंकी धमकियां, उरई से लेकर पुलवामा तक के काले दिनों और हाल ही में सीज फायर के बीच भी हमारे दल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहे। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तब देशवासियों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन राजनीतिक दलों ने सत्ता के लालच में उस ऐतिहासिक फैसले को धुंधला करने की कोशिश की। साथ ही देश में किसान आंदोलन और बेरोजगारी, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों को राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए हथियार बनाते दिखे। जनता के दर्द को समझने के बजाय उसे भ्रमित करने में लगे रहे। सोशल मीडिया पर फैलती फेक न्यूज और राजनीतिक द्वेष ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया है। राजनीति अब विवादों और विवादित बयानबाजी का अखाड़ा बन चुकी है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल दबे हुए हैं। कई बड़े सवाल हैं, जैसे आज की राजनीति ने आदर्श को क्यों भुला दिया है, क्यों सत्ता पाने के लिए धर्म, जाति और संप्रदाय को हथियार बनाया जा रहा है, क्यों दल अपने स्वार्थों की खातिर देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजनीतिक दल अपने निजी और पार्टी हितों के लिए राष्ट्रीय मूल्यों की बलि दे रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद, लोकतंत्र का अपमान, वोट के लिए किसी भी हद तक गिरने की प्रवृत्ति ने देश की आत्मा को घायल करके रख दिया है। राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और समरसता की बातें अब खाली नारे लगने लगी हैं। दलतंत्र को संयम और अनुशासन में लाना है तो ये काम सिर्फ सामाजिक जागरूकता से ही संभव है।
तभी लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा, वरना वोट के लिए वोट जुटाने का कारखाना देश को बर्बाद कर देगा। इतिहास की सीख को नजरअंदाज कर जो समाज और राजनीति अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है, वह जड़ता और पतन की गहराइयों में गिरता है। हमें अब हर जाति, संप्रदाय और स्वार्थ से ऊपर उठकर एक सशक्त और जागरूक समाज बनाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जहां से राष्ट्र पुनः प्रगति कर सकेगा। आज की राजनीति के लिए चेतावनी यह है कि या तो तुम जनता को जागरूक करो या इतिहास तुम्हें कठोर दंड देगा। जन जागरण बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं और बिना राजनीति के जागरूक समाज का कोई स्वरूप नहीं। ये वक्त है देश और जनता के लिए अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का, नहीं तो हमारा लोकतंत्र भी वोट के लिए वोट मांगने का सूखा कारोबार बनकर रह जाएगा और हम सब इतिहास की गलियों में कहीं खो जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और एआई चैटबॉट्स के इस दौर में विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से घेर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस विज्ञान तकनीकी के युग में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस कदर गंदा और बेमर्यादा बना चुके हैं कि वह अब देश के लिए खतरा बन गया है। आज के यूट्यूबर और फेसबुक यूजर जो कभी सूचना की प्रहरी हुआ करते थे, वे अब नैतिकता की दीवार को तोड़कर देशभक्ति का मखौल उड़ाते हुए बिना किसी शर्म के अश्लीलता, फेक न्यूज और देशद्रोह की घिनौनी राजनीति परोस रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं, राजनीति के गलियारों में भी नासमझी और बेईमानी इतनी हावी है कि देश की सुरक्षा सीधे खतरे में है। क्या वाकई किसी को ये याद वहीं की अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर हमें दी गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं कि हमारा राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। लोग हाइलाइट्स रहने के लिए मर्यादा को ताक पर रखते हुए राष्ट्र की भावनाओं को तार-तार कर रहे हैं। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है? नहीं, ये देशद्रोह है, झूठ है और फरेब है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बड़ा कोई अधिकार नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है जो हमें किसी भी हालात में भूलना नहीं चाहिए। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आखिर संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है तो क्यों। अगर इसके नियम भी दिए हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अपनी बात कहने की छूट देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इसके लिए बड़े प्रतिबिंबी हैं। देश की अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हम अपनी एकता और कानून को कुचलने देंगे? समझना होगा कि लोकतंत्र का दिल बिना आवाज के जनता विवश है और बिना आजादी के लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। सरकार की खराब नीतियों की आलोचना करने का अधिकार मिलता है। समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलाने में मदद करता है। अन्याय, भेदभाव और दमन के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देता है। रचनात्मक और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की आज़ादी अभद्रता, झूठ और देशद्रोह में तब्दील हो जाए, तब वह आज़ादी नहीं, तब वह देश की चीर-फाड़ है। यह आज़ादी किसी को तोड़ने फोड़ने, झूठ फैलाने, नफरत फैलाने और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलीभगत करने का हवाला कभी नहीं बननी चाहिए। इसीलिए इसकी कुछ हदें तय की गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राज्य सुरक्षा को खतरे में डाला नहीं जा सकता। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का सम्मान करना जरूरी है। सार्वजनिक व्यवस्था का हनन नहीं किया जा सकता। शिष्टाचार और नैतिकता की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। न्यायपालिका का अपमान नहीं किया जा सकता। अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। धार्मिक भावनाओं को
खदेड़ा नहीं जा सकता। जी हां, समझना होगा कि ये सीमाएं कानून की ताकत हैं जिन पर कोई भी खेल नहीं सकता। आधुनिकता की इस आंधी में हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस आज़ादी के नाम पर फैल रही गंदगी और देशद्रोही की साजिशों के खिलाफ खड़े हों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की जान है, लेकिन ये वे धड़क नहीं, जिम्मेदारी से प्रयोग की जानी चाहिए। संविधान ने हमें यह अधिकार तो दिया है, लेकिन साथ ही ये उसके दायरे और सीमाएं भी स्पष्ट हैं। जब तक इस स्वतंत्रता को समझदारी, नैतिकता और देश हित के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब तक ये समाज को और मजबूत बनाए रखेगा। अगर इसे दुरुपयोग की राह पर छोड़ दिया जाए तो यही आज़ादी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र सशक्त, स्वस्थ और स्थायी बनेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सोचिए कि आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहां क्लासरूम में सिर्फ बोर्ड और दीवारें नहीं, बल्कि स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और विशाल पुस्तकालय हो, जहां बच्चे खेल के लिए चमचमाते मैदान पर दौड़ें, साफ पानी पिएं और सुरक्षित शौचालय इस्तेमाल करें और हर सुविधा उनके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हो। अब सोचिए कि ये बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि सबसे दूर दराज के गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, यही है उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों का नया चेहरा, प्रोजेक्ट अलंकार, जिसने सरकारी स्कूलों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ये योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई और आज राज्य के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को 35 खास मापदंडों पर सुसज्जित कर रही है। स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विषयवार विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, साफ पेयजल, अलग अलग शौचालय, बच्चों के लिए रैंप, सौर ऊर्जा, खेल के मैदान और कई और सुविधाएं इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट अलंकार की सफलता का बखान किया, जिससे वहां मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों ने उसे अपनी अपनी सरकारों में लागू करने की इच्छा जताई। इस योजना का फंड राज्य सरकार के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायतें, सरकारी निकाय, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सीआरएस और जन भागीदारी से जुटाया जा रहा है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर डीएम और राज्य स्तर पर शिक्षा निर्देशक की निगरानी में समितियां गठित की गई हैं। अब योजना में क्या क्या है, इसे भी आपको बताते हैं। योजना के तहत मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल और मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें लैब, मिनी स्टेडियम, स्मार्ट क्लास, सौर पैनल और जल संरक्षण इकाइयां जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। हर अभ्युदय स्कूल का निर्माण लगभग 1.42 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। अब तक 7 जिलों में 11 संस्कृत विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। 141 अन्य संस्कृत विद्यालयों के लिए 14.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर इससे फायदा ही क्या होगा, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। इस कायाकल्प का असर शिक्षा की गुणवत्ता पर साफ दिखाई दे रहा है। 2024 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट बताती है कि योजना के बाद उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नामांकन में 23% की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की उपस्थिति 11.5% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 9.6% बढ़ी है। पुस्तकालयों के उपयोग में 55.2% वृद्धि हुई है। लड़कियों के लिए शौचालय सुविधा के उपयोग में 54.4% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल प्रोजेक्ट अलंकार के 35 मापदंडों में स्मार्ट क्लास, विषयवार विज्ञान लैब, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, मल्टीपर्पज हॉल, फर्नीचर, रसोई घर, साइकिल स्टैंड, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, इंटरनेट, हरियाली, बाउंड्री वॉल, खेल का मैदान, स्टेज और गार्ड रूम जैसी हर सुविधा शामिल है, जो बच्चों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रगतिशील शिक्षा वातावरण प्रदान करती है।
अगर यही रफ्तार बनी रही तो प्रोजेक्ट अलंकार न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनाएगा, जहां हर बच्चा गर्व से कह सकेगा मेरा स्कूल है बेहतर भविष्य का आधार। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे और करेंगे। इस देश में परिवारवाद की राजनीति पर बहुत सवाल उठते हैं और परिवारवाद जब पार्टी के लिए वरदान से ज़्यादा बोझ बनने लगे तो तमाशे भी होते हैं। जैसे तेज प्रताप यादव के प्रेम प्रसंग की पुरानी फाइल चुनावी साल में ऐसे खोली गई है जैसे कोई स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो। 12 साल पुराने रिश्ते की तस्वीर अचानक पोस्ट होती है, अगले ही दिन लालू यादव बेटे को पार्टी से निकाल देते हैं। क्या ये संयोग है कि सब कुछ विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ही हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसे ड्रामा कह रही है, लेकिन जनता को मूर्ख समझने की सीमा भी होती है। मगर लालू परिवार शायद ये नहीं समझ पा रहा है, ये वही तेज प्रताप हैं जिनकी हरकतें पहले भी पार्टी की छवि बिगाड़ती रहीं, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अचानक कैसे चुनावी नैतिकता का चश्मा लग गया। मगर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ पार्टी अनुशासन का नहीं, ये उस लड़की का भी है जिसका नाम, जीवन और भविष्य सब इस राजनीतिक पारिवारिक नाटक में कुचल दिया गया। तेज प्रताप की पहली पत्नी वर्षों से न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव तो नहीं आगे आए। अब क्या सिर्फ पार्टी से बाहर कर देने से एक पिता का फर्ज और एक ससुर का उत्तराधिकार खत्म हो जाएगा? सियासत की चालाकी में इंसानियत कब तक मारी गई, इसका हिसाब तो जनता मांगेगी ही। वहीं चुनावी साल में ये खेल कौन से मोड़ पर खत्म होता है, ये देखना भी रोचक होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।